सो वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आई होप आपने लेक्चर 1 देखा होगा इकोलॉजी का। उसमें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स मैंने कुछ बताए हैं कि इकोलॉजी है क्या है, किस चीज़ की स्टडी है, उसकी थोड़ी बैकग्राउंड बताई है। उसके बाद हमने इकोसिस्टम को थोड़ा डिस्कस किया था, इकोसिस्टम होता क्या है, फिर हमने हैबिटेट तक हमने ये सारी चीज़ें देखी थी इसमें। अब देखो, अब हमारा मेन फोकस क्या है, अगर आप सिलेबस का पार्ट देखोगे तो उसमें हमारे पास मेन चीज़ है इकोसिस्टम, उसके कंपोनेंट्स। तो आप देखो इकोसिस्टम के अंदर ही ये जैसे फूड चेन वगैरह ये सारी चीज़ें इसी के अंडर ही आ जाएंगी। तो कहने का मतलब हम इसी इकोसिस्टम के ऊपर 2-3 लेक्चर्स लेंगे जिसके बेसिस के ऊपर, ताकि जितने भी डेप्थ में हम जा सकें, ताकि हमारा क्वेश्चन इसमें छूटे ना। मेन हमारा यही है इसमें, ठीक है। अब देखो हैबिटेट कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। हैबिटेट एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका जो एड्रेस होता है उसे हम हैबिटेट बोलते हैं। मैंने शॉर्टकट अगर आप याद रखना चाहो, कहने का मतलब ये वो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म या उसकी पॉपुलेशन, मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी या कुछ भी, वो मतलब एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे वो अपना फूड ढूंढता है, वहाँ पे उसे शेल्टर मिल जाता है, वहाँ पे बाकी सारी की सारी सूटेबल कंडीशन उसे मिल जाती हैं जहाँ पे वो सर्वाइव भी कर सके और रिप्रोड्यूस भी कर सके। देखो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, कि ताकि उसकी जनरेशन आगे तक चलें तो पहले तो वो खुद जीना चाहिए। तो कहने का मतलब सर्वाइवल पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर के ऊपर रिप्रोडक्शन आती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, कहने का मतलब ये दो चीज़ें आप अभी हम जब पढ़ेंगे स्पीसीज़ की डेफिनेशन, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक सर्वाइवल नहीं होगा तो तब तक फिर बचना ही नहीं है। तो कल हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसको समझने के लिए आप, ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा ये, वैसे तो आप रट सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो होता क्या है, जैसे फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, सेम वैसे ही इकोलॉजी भी एक क्या है, सब्जेक्ट है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, बायोटिक और एबायोटिक की आपस की इंटरेक्शन, उनका रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब जैसे फिजिक्स में फिजिक्स की ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी, क्या जैसे मान लो हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो हर किसी का ना एक अलग डोमेन होता है। सेम वैसे ही इकोलॉजी को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसकी ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे हैं। कहने का मतलब हम इकोलॉजी को पढ़ेंगे एट इंडिविजुअल लेवल, ऐसे ही हम इकोलॉजी को पढ़ेंगे एट पॉपुलेशन लेवल, ऐसे ही हम पढ़ेंगे एट कम्युनिटी लेवल, फिर हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, फिर हम देखेंगे बायोम। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं जिस लेवल के ऊपर हम इकोलॉजी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इकोलॉजी स्टडी ऑर्गेनिज्म अक्रॉस वेरियस स्केल्स, ईच वन प्रोवाइडिंग ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। देखो हर किसी में हम एक अलग पर्सपेक्टिव देखेंगे, अलग कंसेप्ट्स निकलते हुए देखेंगे। जैसे इंडिविजुअल को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या कंसेप्ट्स निकल रहे हैं, पॉपुलेशन में क्या क्या निकल रहे हैं। तो इसको पहले थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा कहने का मतलब अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे मेन ये देखेंगे कि जो भी स्पीसीज़ हैं, अभी मैं बताता हूँ स्पीसीज़ क्या होती हैं। तो स्पीसीज़ वो फ्लोरिश कैसे करती हैं किसी भी नेचुरल सेटअप में, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं उसको किस लेवल पे। तो इसको समझने के लिए ना आप ऐसे समझो कि आप चले गए हो इस अर्थ से ऊपर कहीं स्पेस में बैठे हुए हो, आपके पास कोई माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप है जिसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इतना जूम इन करना है कि आपको सिर्फ एक किसी भी स्पीसीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर फोकस कर रहे हो, सिर्फ आपको वही दिख रहा है, समझ गए। तो आप इंडिविजुअल लेवल पे जब आप सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो ऊपर से, तो आप देखोगे कि बार सबसे पहले देखोगे वो सर्वाइव कैसे कर रहा है, ठीक है। फिर आप देखोगे वो रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, क्या क्या कंडीशंस हैं उसके अराउंड के, मतलब सर्वाइवल के में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिप्रोडक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन से एरियाज़ है जहाँ पे वो घूम रहा है, कौन सी उसकी विसिनिटी है। तो एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जब हम पढ़ते हैं तो क्या हम देखते हैं कि मतलब कि वो कैसे सर्वाइव कर रहा है अपनी, क्योंकि देखो सराउंडिंग एक तो आ गया बायोटिक कंपोनेंट, जिस ऑर्गेनिज्म को हम पढ़ रहे हैं वो बायोटिक कंपोनेंट है। अब उसके अराउंड सारी की सारी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, सारे के सारे, जैसे इन्वायरमेंट है उसके अराउंड जो भी है वो सारी चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, ठीक है। हमें पता है मौसम चेंज होते हैं, वहाँ की कंडीशंस चेंज हो रही हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो सराउंडिंग में वो चेंज हो रही हैं। तो हम देखेंगे वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो उसको हेल्प कर रहे हैं सर्वाइव करने में और रिप्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो कौन कौन से, एक मिनट रुकना, तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो कहने का हमने किस चीज़ के लिए हम देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन के लिए और सर्वाइवल के लिए। इसी को बोला जाता है अडाप्टेशन, कि मतलब वो खुद को अडाप्ट कर रहा है वहाँ पे एबायोटिक कंडीशंस के साथ, एक इंडिविजुअल खुद को अडाप्ट कर रहा है। तो ये हमने पढ़ा, इसमें हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन में। अब फिलहाल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको ताकि आपको पता चले कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप सेकंड लेवल पे आओगे तो सेकंड लेवल जिसे हम बोल रहे हैं कि अब हमारा फोकस जो है, अब आप ऊपर से देख रहे थे, अब इंडिविजुअल को देख लिया, अब आप पॉपुलेशन लेवल पे देखोगे। कहने का मतलब उसी को आप थोड़ा सा पीछे देखोगे, जैसे मान लो कोई भी इंडिविजुअल था, वो एक किसी स्पीसीज से होगा,
तो हम उस स्पीसीज़ के ऊपर, कहने का मतलब वो जो पॉपुलेशन है उसी इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल बन के वो एक पॉपुलेशन बनाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई एक किसी भी आप स्पीसीज़ कोई भी मान सकते हो, जैसे मान लो आपने सिर्फ कोई एक ऑर्गेनिज्म लिया था, अब उसकी पूरी स्पीसीज़ देख रहे हो। अब बात आती है कि यार स्पीसीज़ का मतलब क्या होता है, हमें क्या पता चलेगा कि ये स्पीसीज़ अलग है या अलग है, मतलब दो स्पीसीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम कैसे करते हैं। उसके लिए ये चीज़ समझना कि तीन कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिस बेसिस के ऊपर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कि ये इस स्पीसीज़ से है या ये बी स्पीसीज़ से है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो आपके पास एक ए स्पीसीज़ है, एक बी स्पीसीज़ है, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी स्पीसीज़ क्या है। तो सबसे पहले होता है कि हम देखते हैं कि मतलब वो जेनेटिकली रिलेटेड होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर ए स्पीसीज़ बी स्पीसीज़ ये दोनों के दोनों, ये भी ऑर्गेनिज्म है ये भी ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों एक ही स्पीसीज़ से हैं, तो उसके लिए पहली कंडीशन होती है कि ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, जेनेटिकली रिलेटेड होनी चाहिए। कहने का मतलब जेनेटिकली रिलेटेड होने चाहिए, उनकी जीन्स एक जैसे होने चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर हम देखते हैं कि वो रिप्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है, रिप्रोड्यूस करना चाहिए। तो दो कंडीशंस हो गई, मतलब ये आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें, ए और बी आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें, ए और बी जेनेटिकली रिलेटेड हैं, दो चीज़ें हो गई। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं, जैसे मान लो कोई भी दो बंदे हैं या दो ऑर्गेनिज्म हैं, उसमें हमें देखना होता है कि जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा वो भी फर्टाइल होना चाहिए, आल्सो फर्टाइल, कि जो उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है, जो भी रिप्रोड्यूस हुआ है, जो भी बेबी हुआ है, वो भी इस काबिल होना चाहिए कि वो फर्टाइल कर सके, आगे फर्टाइल कर सके। एग्जांपल के तौर के ऊपर आपने देखा होगा जैसे लायन और टाइगर है, ये अलग अलग स्पीसीज़ के हैं दोनों, लायन और टाइगर, ठीक है। टाइगर की स्पीसीज़ अलग है, लायन की स्पीसीज़ अलग है, लेकिन ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये जेनेटिकली रिलेटेड भी हैं। तो ये दो कंडीशंस तो इन दोनों में भी लग रही हैं। लेकिन जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं और जो ऑफ स्प्रिंग होती है जिसे हम लाइगर बोलते हैं, आप देख लेना लाइगर में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन की होंगी, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स टाइगर की होंगी, ठीक है। तो लाइगर, लेकिन लाइगर के पास क्या है कि रिप्रोडक्शन की आगे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, लाइगर वहीं पे जाके रुक जाता है बेचारा, समझ आई बात। तो कहने का मतलब ऐसे ही हमारे पास हॉर्स एंड डंकी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो दो स्पीसीज आपस में रिप्रोड्यूस तो कर सकती हैं, वो जेनेटिकली भी रिलेटेड होती हैं, लेकिन ये थर्ड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये तीन की तीन कंडीशंस पाई जाती हों, हम बोलते हैं कि वो दोनों के दोनों एक ही स्पीसीज़ से हैं। तो आई होप आपको ये पता चल गया कि स्पीसीज़ की डेफिनेशन क्या है। तो अब पॉपुलेशन लेवल पे हम असल में करते क्या हैं, हम स्पीसीज़ लेवल पे देखते हैं। कहने का मतलब हम देख रहे हैं कि कौन सी स्पीसीज़ में वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रही हैं, वो कैसे सर्वाइव कर रही हैं, वो वाली चीज़ें हम चेक करते हैं किसमें, पॉपुलेशन में। आई होप आप यहाँ तक क्लियर हो रहे हैं। अब सेम हम ऐसे ही देखेंगे कम्युनिटी लेवल के ऊपर भी। कम्युनिटी लेवल पे हम क्या देखेंगे, एक मिनट पहले इसको साफ़ कर लेता हूँ, या आप नोट कर सकते हो अगर किसी को मतलब याद ना रहे कि स्पीसीज़ क्या होती हैं, मैंने वैसे शायद लिखा भी होगा नीचे। तो अब देखो कम्युनिटी लेवल के ऊपर हमने क्या देखना है कि जैसे हमें पता है आप बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हमने देखा स्पीसीज़ 1 स्पीसीज़ 2, बहुत सारी स्पीसीज़ होंगी, तो वो स्पीसीज़ यहाँ पे इंटरेक्ट करती हैं, लेकिन सिर्फ बायोटिक इंटरेक्शन हो रही है, यहाँ पे भी बायोटिक इंटरेक्शन, यहाँ पे भी बायोटिक इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। कम्युनिटी लेवल पे भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में रह रहे हैं, किस टाइप की इंटरेक्शन उनमें हो रही है, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में, स्पीसीज़ 1 और वर्सेस स्पीसीज़ 2, इन दोनों के बीच में कैसी इंटरेक्शन हो रही है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है, नेगेटिव इंटरेक्शन है, ठीक है। वो जो हम सिम्बियोसिस वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, वो इसमें हम कम्युनिटी लेवल पे देखते हैं कि S1 और S2 के बीच में, मतलब स्पीसीज़ 1 और स्पीसीज़ 2 के बीच में इंटरेक्शंस, जो बायोटिक इंटरेक्शंस हो रही हैं वो किस लेवल की हो रही है। यहाँ तक हम सिर्फ बायोटिक ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ लेवल आता है, ये आगे हमारा फोर्थ लेवल मतलब इकोसिस्टम। अब देखो इकोसिस्टम हमने कल भी पढ़ा था, इकोसिस्टम एक्चुअली होता क्या है कि कैसे बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शंस आपस में हो रही हैं। तो हम यहाँ पे अब बायोटिक प्लस एबायोटिक दोनों चीज़ें देखेंगे कि बायोटिक तो हमने देख लिया कि बहुत सारी स्पीसीज़, देखो कम्युनिटी लेवल तक हमने देख लिया कि स्पीसीज़ वगैरह कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। अब हम देखेंगे कि उसके अराउंड जो एबायोटिक कंडीशंस हैं, हमने कल डिस्कस की थी सारी एबायोटिक कंडीशन, में दोबारा उधर नहीं जाऊँगा। तो एबायोटिक कंडीशंस जितनी भी हैं वो उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब बायोटिक प्लस एबायोटिक की जो इंटरेक्शन होती है वो हम इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। ये हमारा आ गया फोर्थ लेवल, ठीक है। तो कहने का मतलब आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है या कोई स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी आप देखोगे तो वो हर एक एरिया में डिफरेंट होती है, ठीक है। इसी में फिर वो न्यूट्रिएंट साइकिल वगैरह वो सारी चीज़ें कंसेप्ट हम आस्ता आस्ता पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको एक व्यू दे रहा हूँ कि इकोसिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, बायोटिक और एबायोटिक की आपस की इंटरेक्शन, ठीक है। आपने देखा होगा कि मतलब प्लांट्स भी एक स्पेसिफिक जगह पे ही ग्रो कर रहे हैं, हालांकि सेम स्पीसीज़ हैं, लेकिन रीज़न क्या है कि वहाँ की एबायोटिक कंडीशन उनके फेवर में है, इसलिए
ठीक है, अभी आप आस्ता आस्ता समझ आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता आगे आ जाएगा। अब इकोसिस्टम तक समझ आ गया आपको, इकोसिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल एबायोटिक और बायोटिक की इंटरेक्शंस होती हैं। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ लेवल। फिफ्थ लेवल क्या है हमारा, शाबाश, बायोम। अब देखो यहाँ पे हम बायोम में क्या देखते हैं कि मल्टीपल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम E1, इकोसिस्टम E2, इकोसिस्टम E3। हमने देखा था इकोसिस्टम छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। तो आप कहीं कोई भी एरिया पकड़ लोगे, वहाँ पे आपको दिखेगा कि E1 भी है, E2 भी है, बहुत सारे इकोसिस्टम। जब आपस में हम उनका इंटरेक्शन देखते हैं कि मल्टीपल इकोसिस्टम जब किसी भी कॉन्टिनेंट में वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। जब बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, बायोम बनाते हैं। यहाँ पे देखो सिर्फ यही था, तो इसमें साथ में इसी को हमने डबल कर दिया या फिर एक और इकोसिस्टम ऐड कर दिया। तो दो इकोसिस्टम मिलके वो क्या बना रहे हैं, हमारे पास बायोम बना रहे हैं। और सबसे बड़ा आता है फिर बायोस्फीयर, ये हमारा 6th लेवल है। अब हम कर क्या रहे हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि आपने जूम आउट करना है। अब आस्ता आस्ता आपने जूम इन किया था इंडिविजुअल लेवल पे, थोड़ा सा जूम आउट किया, पॉपुलेशन दिखी आपको। आपने थोड़ा और जूम आउट किया, आपको कम्युनिटी दिखी, तो और जूम आउट किया, इकोसिस्टम दिखा, और जूम आउट किया, आपको बायोम दिखा। अब आप और थोड़ा जूम आउट करो, ठीक है, ऊपर लेवल पे देखो, स्पेस से ही सीधा आपको नीचे क्या क्या दिख रहा है। तो आपको वहाँ पे मतलब अपने पूरी की पूरी लाइफ देखनी है, ए बायोटिक की और पूरा का पूरा बायोटिक की, ए बायोटिक की पूरी है। मतलब आप इंटायर वर्ल्ड को एक ही साथ देख रहे हो। जैसे ग्लोबल चेंजेस जितने भी हैं तो वो बायोस्फीयर में हो रहे हैं। तो बायोस्फीयर में हमने देखा था तीनों चीज़ें, लिथोस्फीयर भी है यहाँ पे देखो, हाइड्रोस्फीयर भी है और एटमॉस्फेयर भी है। ये तीनों चीज़ें आपस में जब मिलती हैं, तीनों चीज़ों का आपस में इंटरेक्शन होता है, तो मतलब ओवरऑल किसी का व्यू देख रहे हैं हम बिल्कुल जूम आउट करके, तो हमें क्या दिखता है, बायोस्फीयर दिखता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने वही सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की हैं, ठीक है, कि इंडिविजुअल पॉपुलेशन वो सारा बायोस्फीयर तक हमने जो भी पढ़ा, तो मैंने वही लिखा है। एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हम क्या करते हैं, इकोलॉजी क्या एम करती है, क्या स्टडी करने के लिए, क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पर देख रहे हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि वो बिहेवियर, साइकोलॉजी, उसकी अडाप्टेशन कैसे हैं उनके आपस में, ठीक है। उसके बाद एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन हमने देखा कि वो क्या फोकस करता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया ऑफन एग्जामिन इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन साइज। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि क्योंकि पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन लेवल पे, तो हम देखेंगे उनका पॉपुलेशन साइज टाइम के साथ कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है, उनकी डेंसिटी कैसी है, उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उनका ग्रोथ रेट है क्या है, ठीक है। तो अब स्पीसीज़ की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, जिसके बीच में ये तीन, मतलब उसकी जो ऑफ स्प्रिंग होनी चाहिए वो भी फर्टाइल होनी चाहिए। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, स्पीसीज़ होने के लिए। आई तो होप ये मैं वो सारी चीज़ें रिवीजन ही यहाँ पे आपकी एक किस्म से हो रही है जो हमने अभी तक पढ़ा है। एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी हमने देखा हमारा मेन फोकस क्या था कि सारे के सारे पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट लिव एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। यहाँ हमने देख लिया कम्युनिटी लेवल के ऊपर हम क्या पढ़ते हैं। फिर हमने इकोसिस्टम लेवल पर देखा कैसे बायोटिक और एबायोटिक की आपस में इंटरेक्शंस होती हैं, और जिसमें मिलेगा न्यूटन साइकिल हम इसी में पढ़ेंगे, एनर्जी फ्लो इसी में पढ़ेंगे, ठीक है, इकोलॉजिकल सेशन वगैरह का कंसेप्ट इसी में आता है। फिर हम एट द लेवल ऑफ बायोम देखते हैं, तो हमारा बायोम में मेन फोकस क्या होता है कि हम स्टडी कर रहे हैं किसको, लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज़ को, जो बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंट में भी फैले हो सकते हैं बायोम में, ठीक है। बायोम में क्योंकि बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ सिमिलरिटी इन वेजिटेशन। उसके बाद आप देखोगे बायोस्फीयर हमने पढ़ा कि पूरा ग्लोबल सिस्टम की इंटरेक्शन हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर देखते हैं, जैसे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर क्या है, क्या क्या हमने पढ़ा क्या है और क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर आपको मेरी मतलब जो पढ़ाने का तरीका है, अगर आप वो चेंज भी करवाना चाहते हो तो आप बता देना मुझे, कि मतलब ये लिखना कि मुझे खुद बहुत हैक्टिक लगता है कि पहले पूरे के पूरे नोट्स बनाने। और जैसे मैं देख रहा हूँ कि मतलब आपका जो इंटरेक्शन है, मैं देख रहा था लास्ट वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं देख रहा था शायद मुझे लगता है 6-7 लोगों ने ही मैक्सिमम देखी होगी। लेकिन वो तो अलग बात है कि मतलब मेरे लिए यही काफ़ी है कि अगर 6-7 लोग भी पढ़ के इसमें मार्क्स ले आए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मतलब मेरा मेन वो ये एक मोटिवेशन नहीं रहती है फिर बंदे के पास कि यार क्यों मेहनत करनी जब कोई रिएक्शंस भी नहीं आ रहे हैं उस हिसाब से। तो छोड़ो इसको, साइड पे रखते हैं। अब मेन बात क्या करनी थी मुझे कि आप मुझे थोड़ा सा बता देना कि मतलब या तो मैं ये लिखने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिंपल जैसे मैंने ऊपर समझाया वैसे ही समझा दूँ, खुद साथ साथ में लिखता रहूँ, आप नोट करते रहना, वो चांस वो तरीका भी आपके पास। तो आप मुझे बता देना बेटर क्या है। उसके बाद बात करते हैं। अब देखो असल में हमने पढ़ना क्या, हमने ये पढ़ लिया कि हम इकोलॉजी को किस किस लेवल के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे हम इकोलॉजी में इतने क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे में तो सिलेबस में ही नहीं है। क्योंकि देखो इकोसिस्टम उसी का पार्ट था। देखो जब इकोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट समझ लो, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। अब इसके कंपोनेंट्स वगैरह हमने सारे पढ़ने हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब ये भी सोच रहे होंगे शायद कि ये इतना डेप्थ में क्यों जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर का ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे से पढ़ के फिर आपका क्वेश्चन गलत हो। सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, इस वजह से मैं इतना लेवल पर जा रहा हूँ। वरना ये सब्जेक्ट उतना ज़्यादा डेप्थ में जाना के नहीं है। सिंपल वो सिलेबस का आपका उठाया इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, आप किसी भी वीडियो में देख लेना, वो सिंपल वही कंपोनेंट्स बताएंगे आपको, उनके इंटरेक्शन रट लो, बात खत्म। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ताकि कंसेप्ट भी बन जाए साथ में।
ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा मेन टॉपिक आज का क्या है। तो अब हमने देखो, हमने ये पढ़ लिया कि बायोटिक और एबायोटिक की इंटरेक्शन हो रही है इकोसिस्टम में। अब हम देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ना उसका रिस्पांस क्या होता है अगर उसकी एबायोटिक जो कंडीशंस हैं उसके आसपास वो अगर चेंज होने लगें। तो अब देखो कि बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो खुद को उन कंडीशंस के साथ अडाप्ट कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म आप देखोगे जो उस कंडीशन को अडाप्ट नहीं कर पाते, तो वो क्या करेंगे, वो मर जाएंगे बेचारे, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग देखो, मेन ऑर्गेनिज्म कोई भी है तो उसके दो ही हैं मेन फंक्शन, एक तो उसको सर्वाइवल है, दूसरा उसका रिप्रोडक्शन है। ये दो काम होने के लिए वो खुद को कुछ अडाप्ट कर लेते हैं, कुछ अडाप्ट नहीं कर पाते हैं। हमने वही दो टाइप्स पढ़नी है और उसी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और आप देखोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। ये जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है इसमें बहुत, जैसे आपने सिर्फ हाइबरनेशन के बारे में सुना होगा, जहाँ तक मुझे लगता है हम उसमें 6 टाइप्स पढ़ेंगे आज, ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो अब देखो असल में, हाँ, यहाँ तक तो हो गया हमारा क्लियर। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हमारा मेन फोकस क्या है कि हम देखेंगे कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म अडाप्ट करता है अपनी एबायोटिक कंडीशंस के साथ। तो उसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो। कहने का मतलब, जैसे मान लो ह्यूमंस, हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमें सर्दियाँ आती हैं तो हम क्या करते हैं, स्वेटर लगाते हैं। अब हमने स्वेटर लगाई, स्वेटर काम क्या कर रही है, क्या बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रही है हमें? बिल्कुल नहीं। बस जो हमारी बॉडी ने एनर्जी बनाई है, ठीक है, कहने का मतलब हमारी जो हीट है, जो हीट हमारी बॉडी, जैसे हमें 37 डिग्री सेल्सियस हमारे चाहिए हमारी बॉडी को अंदर, ठीक है। अब बाहर का टेम्परेचर जितना मर्जी चेंज हो जाए, हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करती है, उसके रिस्पॉन्स लेके आती है बॉडी। पहले तो ये कि जैसे मान लो हम खुद को अडाप्ट करने के लिए सर्दियां होंगी तो हम क्या करेंगे, स्वेटर लगा लेंगे। तो स्वेटर करेगी क्या, हमें भी पता है, वो मतलब एक थर्मल, कहने का मतलब थर्मल हीट लॉस को रोक लेगी, ये हीट लॉस कम हो, है ना। ऐसे ही जैसे मान लो हमें गर्मियाँ लगती हैं तो गर्मियों में हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है, सर्दी में हमें शिवरिंग होती है। वो सारे के सारे बॉडी के रिस्पॉन्स हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि हम बाहर की जो एबायोटिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं, जैसे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं सिंपल यहाँ पे, ऐसे एबायोटिक कंडीशन में तो बहुत सारी चीज़ आएंगी। जैसे मान लो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो आपको पता है हम हाँफने लगते हैं, तो रीज़न क्या है, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है सिंपल, ठीक है। तो कोई भी एबायोटिक कंडीशन बाहर की चेंज होगी, हमारी बॉडी उसी हिसाब से खुद को अडाप्ट करती है। तो कहने का मतलब मैं आपको क्या बता रहा था, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको कि जैसे आपने ये चीज़ देखी होगी, जैसे हम तो ये कर लेते हैं, जैसे आपने पोलर एनिमल्स हैं, आपने देखा होगा उनका बाहर पहले एक लेयर होती है, पूरी का पूरा फर होता है, पूरी की पूरी अल्लाह ने पहले ही उनके लिए स्वेटर बना के रखी है एक किस्म से अच्छी वाली, फिर उसके नीचे उनकी फैट लेयर होती है, फिर उनकी बॉडी आती है अंदर, ठीक है। तो ये अडाप्टेशन का ही एक किस्म का एक फिनोमेना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस पूरी दुनिया में, लेस देन 1% मतलब 1% से भी कम हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो अडाप्ट कर सकें अपने एबायोटिक कंडीशंस चेंज होने के साथ, वो खुद को अडाप्ट कर सकें। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हमारे पास मैमल्स हैं, मैमल्स के पास ये प्रॉपर्टी है, और दूसरी बर्ड्स के पास है, कुछ बर्ड्स के पास। इसके बगैर किसी के पास ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है। अब बात आती है कि अगर ये प्रॉपर्टी सिर्फ इन दोनों के पास है तो बाकी वाले सर्वाइव कैसे कर रहे हैं खुद को, ठीक है। तो आपको ये तो समझ आ गया ना कि हमारी बॉडी कैसे कॉप अप कर रही है, क्या हो रहा है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो आप देखोगे अराउंड 99% जो प्लांट्स हैं ना, या अब इंसेक्ट्स देखोगे या जो रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस हैं, उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। कौन सी वाली, ये वाली प्रॉपर्टी, खुद को अडाप्ट करने वाली। तो कहने का मतलब यहीं से कंसेप्ट दो निकल के आते हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और जिसको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। तो वहाँ पे जाते हैं अब। तो यहाँ तक समझ आ रहा है आपको कि मैंने आपको क्या बताया कि जैसे एग्जांपल देने के लिए कि मैंने बोला कि जैसे हम अडाप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी जो अडाप्टेशन की है भी है। अब इस कहने का मतलब हमारी बॉडी खुद को रेगुलेट कर रही है। अगर मान लो कि एबायोटिक कंडीशंस अगर बहुत सारे हैबिटेट्स में चेंज भी हो रही हैं, ड्रास्टिकली चेंज है, टाइम के साथ चेंज होंगी, तो हमारी बॉडी या फिर वो वाली स्पीसीज़ जो कोप अप कर लेती हैं उन चेंजेस को, ठीक है, तो उनके अंदर कुछ मैकेनिज्म होते हैं। पहले मैकेनिज्म का हम नाम उसको बोलते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब हो गया कि उनकी बॉडी रेगुलेट कर रही है, ठीक है, कि मतलब अंदर की जो इंटरनल कंडीशन है ना, तो रेगुलेशन में क्या होगा, जो इंटरनल कंडीशन होंगी बॉडी की, जैसे मान लो जो टेम्परेचर है या जो भी प्रेशर है, अब वो कुछ ऑर्गेनिज्म में वो मेंटेन रहता है, वो स्टेबल रहेगा डिस्पाइट कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसे एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस क्या क्या हो रही हैं, उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उन स्पीसीज़ को हम बोलते हैं ये हैं रेगुलेटर्स। क्या हैं, रेगुलेटर्स। तो रेगुलेशन का उनके अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। अब इसी प्रोसेस का नाम, दूसरा जो नाम इसको हम बोल सकते हैं, जिनके पास ये रेगुलेशन की या रेगुलेटर मतलब रेगुलेट करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन स्पीसीज़ को हम बोलते हैं होम्योस्टैटिस। क्या बोलते हैं,
HOMEOSTASIS, हीमोस्टेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोसिस्टम की मतलब ये आपको इसके ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, में सीधा बता रहा हूँ। हीमोस्टेसिस का मतलब हो गया कि मतलब अगर किसी के पास रेगुलेशन की प्रॉपर्टी किसी भी स्पीसीज़ के पास, और मैंने बताया वो लेस देन 1% के पास ही है, तो ये वाली हमारे पास ये जो प्रोसेस है जो हमारी बॉडी करती है, इसे हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब हो गया जैसे हमें ठंड लगेगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी, शिवर करेगी। हमें गर्मी लगेगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी, स्वेटिंग करेगी, ताकि कूल डाउन हो सके। ठीक है, मैमल्स के पास या कुछ बर्ड्स के पास ये प्रॉपर्टी, इसे हम क्या बोल रहे हैं, हीमोस्टेसिस। समझ आ गया। इसी के पास ना हीमोस्टेसिस के बाद आती हैं दो ब्रांचेस इसी की, होम्योस्टेसिस की ही। ये साथ साथ नोट कर लेना, वैसे शायद मैंने लिखा होगा नीचे। तो होम्योस्टेसिस में आप देखोगे दो एग्जांपल्स हैं इसमें। पहले होता है जिसे हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, नाम से ही पता चल रहा है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब हो गया जैसे मैमल्स हैं हमारे पास और बर्ड्स की जो जिनकी मैं बात कर रहा था, ये करती क्या है कि अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू ही उसको, जैसे मान लो शिवरिंग हो रही है या स्वेटिंग हो रही है या पैंटिंग होती है, ठीक है, जोर जोर से सांस आना, तो ये स्पीसीज़ क्या करती हैं, ये वाला काम, मतलब थर्मो रेगुलेशन, अपनी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखती हैं, बाहर जैसा मर्जी कंडीशन हो, जैसे हमारी बॉडी करती है। लेकिन याद रखना ये जो रेगुलेशन का प्रोसेस भी है ये इनफाइनाइट तक नहीं जाता है, मतलब ये भी एक पर्टिकुलर रेंज के बीच ही होता है। अब आप बोलोगे -100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर किसी को रख दोगे वो तो मर जाएगा बेचारा, ठीक है। तो जैसे रेंज आ गई -10 से लेके 40 के बीच में, और अगर आप बिल्कुल कपड़ों के बगैर रह रहे हो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो मान लो 10 से 40 के बीच में, तो वो खुद को रेगुलेट कर लेगा, लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर्टी होती है, अगर फ्लक्चुएशन हो रही है एबायोटिक कंडीशंस में तो बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है इस हिसाब से, ताकि अपना जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखें। ऐसी ही स्पीसीज़ को जिनके पास ये थर्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म होता है, उन्हें हम बोलते हैं क्या, शाबाश, एंडोथर्म्स। क्या बोलते हैं, एंडोथर्म्स। एंडो का मतलब आपको पता होगा, जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, कहने का मतलब वो अंदर का टेम्परेचर जो है, एंडो का मतलब हो गया अंदर का, तो अंदर का टेम्परेचर वो अपना मेंटेन रखते हैं। इन्हीं को ही हम नाम देते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें हम, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जिनके पास थर्मो रेगुलेशन की वो प्रॉपर्टी हो। ये आती किसके अंडर है, होम्योस्टेसिस के अंदर ही आती है। दूसरा होता है, इसी की दूसरी टाइप होती है, या दूसरी एग्जांपल आप मान लो, उसे हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं, ओस्मो, ये मैंने नीचे लिखा होगा, यहाँ पे फिर हैंडराइटिंग मेरा कंप्रोमाइज़ होगा। OSMO, ओस्मो रेगुलेशन। ये किसके अंदर होती है, एक्वेटिक एनिमल्स। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे हैं जो अपना मतलब जो इनके अंदर क्या होता है, साल्ट होता है, वाटर होता है, तो अपने साल्ट और वाटर की जो कंसनट्रेशन है ना उसको मेंटेन रख सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो मतलब वो उसको बैलेंस करेंगे चाहे बाहर की सैलिनिटी जैसी मर्जी हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, ओस्मो रेगुलेशन की एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। आप बोल रहे होंगे इतने डेप्थ में क्यों जा रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे कोई मराइन फ़िश है, मराइन फ़िश, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि सैलिनिटी ठीक ठाक है, और यहाँ पे हमारे पास फ्रेश वाटर की फ़िश है, यहाँ पे एक फ़िश है, यहाँ पे भी एक फ़िश है। अगर ये वाली फ़िश इधर जाएगी तो ये मर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैराइन इकोसिस्टम में आप देखोगे तो सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रेश वाटर में सैलिनिटी बहुत कम होती है, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। यही वाली फ़िश इधर आएगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी फ़िश होती हैं जिनके पास ओस्मो रेगुलेशन होता है, कहने का मतलब वो कोप अप कर सकती हैं। बाहर की कंडीशंस अगर चेंज हो जाएं, फ्रेश वाटर वाली फ़िश को उठा के मैराइन में डालोगे, इसको इधर डालोगे तो वो कोप अप कर लेगी। इसमें बेस्ट एग्जांपल आती है, आपने नाम सुना होगा, ये सिर्फ एग्जांपल्स में ही नाम सुने होंगे, तो मैं आपको कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ, जिसे हम बोलते हैं सैमन फ़िश। नाम उसमें एल भी होता है लेकिन एल साइलेंट होता है, सैमन फ़िश। तो जो सैमन फ़िश है उसके पास ये प्रॉपर्टी है, उसको आप जैसे मैराइन वाटर में डालोगे या फ्रेश में, वो दोनों में कॉम्प अप कर लेती है, उसके अंदर वो मैकेनिज्म है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या, होमोस्टेसिस के अंदर दो चीज़, थर्मो रेगुलेशन और ओस्मो रेगुलेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब कहने का मतलब जैसे जो सैमन फ़िश है वो माइग्रेट करती है कभी फ्रेश से साल्ट वाटर में, साल्ट से फ्रेश वाटर में, तो उसके अंदर जो इंटरनल चेंजेस हैं वो उसी हिसाब से साल्ट बैलेंस वो कर लेती है, ठीक है। अब कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो जिन्हें हम बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर। एक तो हमने पढ़ लिया रेगुलेटर होते क्या हैं, जिनके अंदर होम्योस्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है। होम्योस्टेसिस में हमने दोनों टाइप्स पढ़ ली। उसके बाद आता है पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर क्या होता है, पार्शियल रेगुलेटर का मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ टाइम तक वो खुद के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, लेकिन उसके बाद उनकी बस हो जाती है, थोड़ी देर के लिए करेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारी स्क्विरल जो हैं, ठीक है, स्क्विरल आपने देखी होंगी, तो स्क्विरल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, वो पार्शियल रेगुलेटर होते हैं,
ठीक है। अब ये बात तो हमें समझ आ गई कि अगर जो लेस देन 1% ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं अंदर बॉडी के टेम्परेचर को या बॉडी की कंडीशंस को, इंटरनल कंडीशंस को विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग एबायोटिक कंडीशन ऑफ सराउंडिंग। लेकिन अब वो वाली स्पीसीज़ की बात करते हैं जो मेंटेन नहीं कर सकती हैं अपने इंटरनल टेम्परेचर को, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं कन्फर्मर। मतलब उस प्रोसेस को बोला जाता है कन्फर्मेशन, ठीक है। कन्फर्मेशन का मतलब होता है कि वो अपने जो इन्वायरमेंट है ना साथ का, उसी के साथ मैच कर जाते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो उनकी बॉडी भी ठंडी हो जाएगी, बाहर का टेम्परेचर गर्म है तो उनकी बॉडी भी गर्म हो जाएगी। लेकिन जो एक मिनट, जो हमने रेगुलेटर्स देखे थे, रेगुलेशन में ये था कि हमारी बॉडी के पास ये प्रॉपर्टी थी कि वो अपना इंटरनल टेम्परेचर अंदर का चेंज नहीं होने देती थी, बाहर के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती थी, कि मतलब बॉडी उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करती थी, लेकिन बाहर का टेम्परेचर का इम्पैक्ट अपनी बॉडी के ऊपर नहीं डालने देती थी। मतलब उससे अपनी बॉडी इंटरनल टेम्परेचर चेंज या इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होती थी। कन्फर्मेशन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा कि जो बाहर का इन्वायरमेंट होगा वैसा ही उसका इन्वायरमेंट भी बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात? अब इसी में आप कन्फर्मेशन में आपने देखा होगा एक बायोलॉजिकल कन्फर्मेशन होती है, एक स्ट्रक्चरल होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी आपने, जैसे उसको हम क्या बोलते थे, अभी मैं नाम भूल गया उसका, कि जैसे ही वो मतलब जिस कलर के ऊपर आप उसको रख दोगे वो जो कलर चेंज कर लेता है अपना पूरा ऑर्गेनिज्म, तो जिस टाइप के कलर पे उसको रखोगे वैसा ही कलर वो अपनी बॉडी के ऊपर ले आता है। तो कहने का मतलब वो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा बाहर है वैसा ही वो अंदर भी हो जाता है। तो बाहर के साथ खुद को अडाप्ट कर लेना वो कन्फर्मेशन में आता है। ये इसमें दो टाइप्स होती हैं, उधर इतना डेप्थ में जाने की जरूरत है। एक बायोलॉजिकल होता है, एक स्ट्रक्चरल होता है। तो इनको हम जो जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कन्फर्मेशन की, हम बोलते हैं कन्फर्मर्स। तो जैसे वहाँ पर हम क्या बोल रहे थे उनको, रेगुलेटर्स, ये क्या होते हैं? कन्फार्मर्स। तो कन्फार्मर्स वो वाली स्पीसीज़ हैं जिनके पास क्या होगा, शाबाश, इनकी मतलब वो बाहर के टेम्परेचर के साथ खुद को ढालते नहीं हैं, बल्कि जैसा टेम्परेचर बाहर होगा वैसे ही उनकी बॉडी भी काम करने लग जाती है। ठीक है। तो और ये मेजॉरिटी ऑफ जो एनिमल्स हैं हमारे पास, जैसे 99% एनिमल्स में यही होता है, सारे के सारे प्लांट्स यही काम करते हैं, मतलब कन्फर्मर्स का, वो एज ए कन्फर्मर्स काम करते हैं। तो स्टेटमेंट में आपको कन्फर्मर्स कहीं पे दिख जाए, ठीक है, और उसी हिसाब से स्टेटमेंट बनाई हुई हो तो आप परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत टाइम आपको खपा दिया है, हालांकि इतना जाने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे बॉडी का टेम्परेचर है या जो सॉल्ट कंसनट्रेशन बॉडी के अंदर होगी वो चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। जैसे सराउंडिंग होगा वैसे ही उसकी बॉडी की टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, या करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? कन्फर्मर्स। तो एग्जाम्पल में कन्फर्मर्स में आप याद रख सकते हो, जैसे रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है। और जो कन्फर्मर्स होते हैं यही आप देखोगे ये क्या होंगे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इनको बोलते हैं। उनको वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते थे हम, किनको? रेगुलर। तो इसका मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल हमारे पास बहुत कम है, वो लेस देन 1%। ज़्यादातर हमारे पास कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। यहाँ से अब आपको दोनों कंसेप्ट भी समझ में आ गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसका रीज़न अभी बताता हूँ। यहाँ तक समझ आ गया आपको, आई होप। ठीक है। अब देखो इसके बाद कंसेप्ट आता है असल में। यहाँ तक समझ आ गया, आई होप आपको रेगुलेटर्स का, कन्फर्मर्स का पता चल गया होगा। इनके पॉजिटिव नेगेटिव आप खुद भी सोच सकते हो, उतना डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ याद रखना, कोई भी रेगुलेशन या कोई भी रेगुलेटर ऐसा नहीं है जिसके पास इनफाइनाइट कैपेसिटी हो। ठीक है। जैसे ह्यूमन भी सर्वाइव कर सकते हैं तो 10 से 45 के बीच में ही सर्वाइव करेंगे विदाउट क्लॉथ्स। ठीक है। तो उसके बाद अब बात करते हैं कि जैसे मैंने बोला कि एबायोटिक फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं बाहर, अगर तो बहुत सारी चीज़ों, जैसे आप ये जो 99% स्पीसीज हैं ये करती क्या हैं, फिर ये ज़िंदा रहने के लिए क्या करती हैं, उनकी बात करते हैं अब। ठीक है। जैसे हमारी बॉडी तो अडाप्ट कर लेती है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स करते क्या हैं? तो देखो इनके बीच में क्या टेम्परेरी चेंजेस होता है। मतलब जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, देखो जैसे मान लो बाहर कुछ टेम्परेरी चेंज हुआ नेचर में, विंड ज़्यादा आ गई, बारिश हो गई, ठंड ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, तो ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं सारे के सारे। ऑक्सीजन की वो कम हो गया, मतलब अवेलेबिलिटी कम होगी या कुछ भी। तो ये जो एबायोटिक फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं जो इन सब की बॉडीज़ करती हैं, ठीक है, खुद को अडाप्ट करने के लिए। तो अब देखो अंदर और बाहर का टेम्परेचर तो उनका बराबर ही रहेगा, तो वो सबसे पहले काम क्या कर सकती हैं? वो माइग्रेशन करेंगे। तो माइग्रेशन का नाम सुना होगा। माइग्रेशन का सिंपल क्या मतलब हुआ? एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा अमूर फाल्कन का, ठीक है, ये इंडिया में भी आती है, ये बर्ड है बहुत मशहूर। ठीक है। FALEO फैल्कन, ठीक है, FLCON फाल्कन, अमूर फाल्कन। तो ये असल में है कहाँ की है? साइबेरिया की है। जैसे ही वहाँ पे कंडीशन कोल्ड हो जाती हैं तो ये वहाँ से उड़ के जाती हैं साउथ अफ्रीका, लेकिन इंडिया से हो के जाती हैं नागालैंड में, आपको पता होगा वो कौन सा लेक है जहाँ पे ये रहती हैं, तो उसके थ्रू होके जाती हैं साउथ अफ्रीका तक।
समझ रहे हो। ऐसे एग्जांपल हमारे पास जैसे माउंटेन गोट्स वगैरह हैं, तो वो पहले शुरू में तो ऊपर ही रहती हैं, जैसे ही सर्दियाँ होती हैं तो वो नीचे जो फुट स्टेप है मतलब नीचे हिल के बिल्कुल नीचे यहाँ तक ट्रैवल करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा एनिमल्स की एक्टिविटीज़ नीचे बढ़ रही हैं, कोई किसी को काट रहा है तो वो माइग्रेशन कर रहे हैं। और माइग्रेशन उनका एक किस्म का अडाप्टेशन है बॉडी के लिए, क्योंकि ऊपर की टेम्परेचर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो वो खुद को माइग्रेट कर लेंगे, सिंपल सी बात। ऐसी जो फिश हैं या मेराइन स्पीसीज जितनी भी हैं वो खुद को माइग्रेट करती रहती हैं, इसी वजह से, किसकी वजह से, एबायोटिक कंडीशंस की वजह से। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर एक्सटर्नल कंडीशन स्ट्रेसफुल होंगी किसी भी एरिया में तो या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी हैं अगर वो, तो ऑर्गेनिज्म एक अल्टरनेट चुन लेते हैं, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं वो। उसके बाद और क्या कर सकते हैं माइग्रेशन के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन के बाद जो दूसरा है ये बहुत है, इसका हम बोलते हैं सस्पेंशन। अब सस्पेंशन का मतलब क्या है, इसको हम सस्पेंड भी बोलते हैं। तो सस्पेंशन का मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है ना, जो भी उसके बॉडी के अंदर काम हो रहा है, वो उस स्ट्रेसफुल पीरियड में, मतलब जो भी स्ट्रेसफुल पीरियड हुआ एबायोटिक कंडीशन चेंज होने की वजह से, उस पीरियड में वो खुद को सस्पेंड कर लेते हैं। कहने का मतलब जैसे मतलब वो खुद की मेटाबॉलिज्म को रोक लेंगे। ठीक है, इसी में बहुत सारी हम एग्जांपल्स देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सस्पेंशन की एग्जांपल में एक आती है हाइबरनेशन, जिसका नाम आपने सुना होगा, लेकिन आपने डायोपॉज का नाम नहीं सुना होगा, आपने ये सीड डोमिनेंसी का नाम नहीं सुना होगा। ऐसे ही बहुत सारे अभी हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब सस्पेंशन में करता है क्या है ऑर्गेनिज्म कि जब तक वो स्ट्रेसफुल पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता वो अपने मेटाबॉलिज्म को, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक लेता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी की सारी स्पीसीज़ में ये चीज़ होती है। ठीक है, सस्पेंशन वाली ऑलमोस्ट। तो आप देखो सस्पेंशन में होती है, जैसे पहली एग्जांपल हम देख रहे हैं वो है डॉर्मेंस ऑफ सीड्स। डॉर्मेंस ऑफ सीड्स का मतलब ये हो गया कि सीड की डॉर्मेंसी हो जाएगी। कहने का मतलब जिस प्लांट, वो जो सीड होगा जो हमारे पास है किस में, सॉइल में है, अब उसके अंदर वो मतलब सारी की सारी कंडीशंस हैं उसके पास कि भाई वो ग्रो कर सकता है, लेकिन वो खुद को डॉर्मेंट कर लेता है, अपनी अंदर की सारी एक्टिविटीज़ को जानबूझ के रोक लेता है कि जब फेवरेबल हो जाएंगी कंडीशन तब मैं उगूंगा। इसे बोलते हैं सीड डोमिनेंसी। मतलब मान लो 50 दिन के लिए, 100 दिन के लिए आपने सीड लगा के रखा है, लेकिन वो जानबूझ के ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, सीड डोर्मेंसी बोलते हैं इसे हम। ऐसी दूसरी एग्जांपल आती है हमारे पास हाइबरनेशन। हाइबरनेशन आपको पता होगा विंटर्स में होती है, ये मंथ्स के लिए भी जा सकती है, जिसे हम विंटर स्लीप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जैसे आपने देखा होगा जो बियर है, ठीक है, तो 6 महीने मान लो रज के खाता है, फिर वो इकट्ठा करके सो जाता है, सोता भी है, सोने का मतलब हाइबरनेशन का मतलब सिंपल हो गया कि विंटर्स में ये कहीं पे ना अपनी खुद को जैसे ऐसे सो जाते हैं 6 महीने के लिए, ऐसे मान लो कि उनका, ताकि मेटाबॉलिज्म जो है वो वहाँ पे उनकी एनर्जी यूज़ ना हो, चलते फिरते भी नहीं है, खाते पीते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, ताकि एनर्जी कंजर्व कर सकें। तो ये इनकी बॉडी की एक किस्म की अडाप्टेशन, ठीक है, उसे बोल सकते हो, पूरा अडाप्ट कर रहे हैं वो। तो जैसे माइग्रेशन थी, तो दूसरा काम जो करते हैं ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं हम हाइबरनेशन। ये जनरली विंटर्स में ही होता है। ठीक है, जैसे कुछ स्क्विरल्स हैं वो भी यही काम करते हैं, बैट्स यही काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हिज हॉग बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसमें, हेज हॉग। ठीक है, हेज हॉग क्या, आप सर्च करके देखना कैसी शक्ल है इसकी हेज हॉग की। तो ये भी विंटर में सो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जितने ये रेप्टाइल्स, एम्फेबियंस वगैरह हैं, ठीक है, अच्छा वो दूसरी एग्जांपल आ जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया सस्पेंशन तक। उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास, सस्पेंशन में हमने एक डोर्मेंसी ऑफ सीड पढ़ा, एक हमने हाइबरनेशन पढ़ा। तीसरा इसमें एग्जांपल आती है, इसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन, AESTI, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन समर में होता है। तो समर में ये जैसे मतलब ये होता है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे कुछ वीक्स के लिए, कुछ डेज़ के लिए होगा, जैसे स्नेल्स में होता है ये। ठीक है, स्नेल्स तो देखी होंगी ना, हम अपनी लैंग्वेज में चपरिटी बोलते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद लंग फिश। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं किसकी, जो जैसे बहुत सारे रेप्टाइल्स, एम्फेबियंस, वो एस्टिवेशन में चले जाते हैं, रेप्टाइल्स और एम्फेबियंस। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने ये नीचे लिखी होंगी चीज़ें वैसे। ठीक है, तो ये आ गया आपका एस्टिवेशन। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। तो एस्टिवेशन समर्स में होता है। उसके बाद ऐसी एक एग्जांपल आती है जिसे हम बोलते हैं डायोपॉज। डायोपॉज का क्या मतलब होता है कि मतलब किसी भी टाइप की, मतलब ज़रूरी नहीं है कि विंटर्स में या समर्स में होगा, डायोपाज कभी भी हो सकता है। डायोपाज का मतलब हो गया, पाज का मतलब ये होता है कि वो खुद को पाज कर रहे हैं। डायोपाज का मतलब हो गया कि असल में जैसे मतलब ज़रूरी नहीं है समर या विंटर में होगा, ये कोई भी अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन आ रही है, ठीक है, और ये किसी भी स्टेज पे हो सकती है, तो हो गया क्या कि मतलब ये खुद को
पॉज, मतलब कहने का मतलब अपनी मेटाबॉलिक जो कंडीशंस हैं, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक लेते हैं। जैसे डायोपॉज में एग्जांपल आती है, बेस्ट एग्जांपल है जू प्लैंक्टन्स की। जू प्लैंक्टन्स हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम वो पढ़ेंगे ना अपना फूड चेन वगैरह, उस टाइम पे ये अच्छे से करवाऊंगा मैं आपको। तो डायोपॉज, ठीक है, डायोपॉज की एग्जांपल समझ में आ गई। तो ये भी मतलब ये ज़रूर याद, आपको स्टेटमेंट कैसे आ सकती है कि डायोपॉज समर में होता है या विंटर में, नहीं, इसके लिए समर या विंटर जैसी कोई भी कंडीशन नहीं होती। जब भी स्ट्रेसफुल पीरियड होगा वो डायोपॉज में चले जाएंगे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल आती है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसको करते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या अभी बताता हूँ, इसका नाम है क्रिप्टोसाइटोसिस। एक मिनट, CRYPTO, क्रिप्टोबायोसिस। क्रिप्टोबायोसिस, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, पजल, पजलिंग, ठीक है। बायोसिस का मतलब हो गया लाइफ। तो मतलब इनकी लाइफ इतनी पजल सी हो जाती है, मतलब आप यकीन करोगे पता ही नहीं चलता इंसान को ये मरा हुआ है कि जिंदा है, ये भी नहीं बंदा पता कर सकता। जो भी ऑर्गेनिज्म क्रिप्टोबायोसिस में जाता है उसका पता लगाना कि वो डेड है कि वो अभी जिंदा है, ये इम्पॉसिबल लगता है बंदे को, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। वो इतनी अपनी मेटाबॉलिक कंडीशंस को रोक लेते हैं कि मतलब अगर आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा ये, मतलब जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में होंगे वो, तो ऐसे नहीं, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन में होंगे तभी तो आपको ऐसा मतलब ये श्योर हो जाओगे आपकी ये तो डेड है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे बहुत सारे दिन गुजर जाएंगे, साल गुजर जाएंगे, उसके बाद वो दोबारा जिंदा हो जाता है जब उसको लगता है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन ख़त्म हो गई। इसकी बेस्ट एग्जांपल आती है एक, उसके हम बोलते हैं टार्डिग्रेड्स, ठीक है। टार्डिग्रेड्स असल में वो वाली स्पीसीज़ आप मान लो कि इसको तो स्पेस में भी लेके गए थे, स्पेस क्राफ्ट में लेके गए थे, एक्सट्रीम केस ऑफ सर्वाइवल में भी। तो वहाँ पे लगता है कि ये मरा हुआ है, लेकिन जब वापस लाते हैं वो ज़िंदा हो जाता है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी मतलब जैसे जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती है ना, तो आपको पता है टेम्परेचर 300-400 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो या फिर वहाँ पे गामा रेज वगैरह जहाँ पे हैं, तो जैसे हमारी बॉडी अब गामा रेज को उतना नहीं झेल सकती। अगर 100 टाइम्स भी आप उनको गामा रेज दे दोगे टार्डिग्रेड्स को, टार्डिग्रेड्स ऐसी स्पीसीज़ है, ये आप सर्च कर लेना एक बार इसको, तो कैसी शक्ल होती है इसकी, छोटे छोटे ही होते हैं ये। तो आप देखोगे कि ये मतलब हज़ारों साल तक भी रह सकता है, मतलब बहुत टाइम तक ये रह सकता है। इसका साइज़ बहुत कम होता है, 1 मिलीमीटर से भी कम साइज़ है इसका। लेकिन कहने का मतलब इसकी लाइफ इतनी कन्फ्यूजिंग सी है कि आप जब भी वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में होगा वो खुद को मार लेता है एक किस्म से फॉर ईयर्स, उसके बाद दोबारा से ज़िंदा हो जाएगा, ठीक है। तो पहली एग्जांपल इसको बोलते हैं क्रिप्टोबायोसिस, मतलब पूरा पजलिंग है वो, आप यकीन ही नहीं कर सकते। ऐसे एग्जांपल में आता है इंडियन लोटस सीड भी। इंडियन लोटस सीड के ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री बनी थी पूरी, ठीक है। तो ये 1000 साल तक हमने देखा कि ये 1000 साल तक खुद को डॉर्मेंट कर सकता है, खुद को सस्पेंड कर सकता है, समझ रहे मेरी बात। जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस होंगी तब तक ये 1000 साल तक खुद को वो कर रख सकता है, उसके बाद अचानक से वापस आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, क्रिप्टोबायोसिस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने और क्या क्या माइग्रेशन पढ़ी थी, सस्पेंशन था, सस्पेंशन में हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या क्या पढ़ा हमने सस्पेंशन में, पहले नंबर पर हमने पढ़ा था इसका जो सी डोमेंसी होती है, फिर हमने हाइबरनेशन पढ़ा, एस्टिवेशन पढ़ा, डायोपॉज पढ़ा, क्रिप्टोबायोसिस पढ़ा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा अब ये ओवरव्यू देता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले मैंने वही लिखा कि एबायोटिक कंडीशंस जो हैं, होता क्या है कि जो एबायोटिक कंडीशंस हैं बहुत सारी हैबिटेट्स की, वो ड्रास्टिकली टाइम के साथ चेंज होती हैं, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो पहले हमने भी देखा कि रेगुलेशन, तो बहुत सारे रेगुलेटर्स होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है होमोस्टैसिस की। होमोस्टैसिस का मैंने मतलब समझाया, फिर इसकी टाइप्स बताई। थर्मो रेगुलेशन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ये किस में होता है किस में नहीं होता है, एक बार पढ़ लेना, जो मैंने बताया वही सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इफ़ एनी स्पीसीज इज नॉट एबल टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड, जहाँ अगर नहीं बना पा रहे तो हम कन्फर्मेशन बोलते हैं कि इन्वायरमेंट के साथ वो मैच कर गया है। और 99% में वो कन्फर्मर्स ही होते हैं हमारे पास, 99%, ठीक है। और मैमल्स तो आपको जैसे मैंने कल लेक्चर में बताया था कि यार हम तो अभी के हैं ना, इवॉल्व हुए हुए, मतलब मैमल्स तो अभी की रिसेंट एक्टिविटी है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो सारे के सारे कन्फर्मर्स ही थे हमारे पास, ठीक है। जैसे बहुत सारे प्लांट्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, वही मैंने एग्जाम्पल्स वगैरह। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स के बीच में अब आपको अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर हमने देखा माइग्रेशन का मतलब क्या है, सस्पेंशन का मतलब क्या है। सस्पेंशन में हमने ये सारी की सारी टाइप्स देखी, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिखी होंगी शायद यहाँ पे, हाँ ठीक है, ठीक है। सस्पेंशन में हमने देखा सीड डोमिनेंसी, उसके बाद हाइबरनेशन पढ़ा, ब्रूमेशन पढ़ा। ब्रूमेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? अच्छा, मैं ब्रूमेशन बताना भूल गया। तो ब्रूमेशन भी एक किस्म का प्रोसेस है जो सस्पेंशन की ही एक एग्जांपल है। ये भी एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी है जहाँ ये, लेकिन ये किस में होती है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में होता है, याद रखना, ठीक है। किस में होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में। जैसे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में ये चले जाते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड, जनरली अकर्स इन फ्यू आवर्स और वीक्स, ठीक है। एस्टिवेशन जो है ये स्नेल्स और फिश में, ये मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई, ये समर्स में होती है, ड्यूरिंग समर्स एस्टिवेशन होती है, विंटर में हाइबरनेशन होती है, और ब्रूमेशन होती है किसमें, ये जनरली कौन से वाले टाइप्स में होती है, हमने अभी बताया कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में, ठीक है।
उसके बाद सी डोमिनेंसी हमने पढ़ लिया, डायोपास पढ़ा और क्रिप्टो बायसिस, ठीक है। इसमें मैंने ये लोटस, इंडियन लोटस लिखना था यहाँ पे, इंडियन लोटस सीड की एग्जांपल है, और टाइडियाग्रेडी जिसे हम वाटर बियर भी बोलते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अब हमने असल में, आप बोल रहे होंगे कि हमने ये पढ़ा क्या है, इससे हमें क्या, ये वाली स्टेटमेंट्स आपको आ सकती हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट जो सारा का सारा है ना, बायोटिक और एबायोटिक, हमने पढ़ा क्या कि एबायोटिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं, उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म खुद को अडाप्ट कैसे कर रहे हैं। तो एबायोटिक कंडीशन और बायोटिक कंडीशन तो आपके सिलेबस का है, क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम आपके सिलेबस का है, क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम होता क्या है, इंटरेक्शन होती है बायोटिक और एबायोटिक उसकी, तो ये इंटरेक्शन ही तो पढ़ रहे हैं हम, कि जब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में तो उनकी बॉडीज़ में कैसे कैसी चेंजेस आ रही हैं, तो ये सारा आपके सिलेबस का पार्ट है, मैं बाहर बिल्कुल नहीं गया हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आया है तो कम से कम मुझे बता देना, ताकि मेरे अंदर वो आग लगी रहे आपको पढ़ाने की, ऐसा ना हो कि कहीं मैं ढीला पड़ जाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।